Hello and welcome to IYF Education an initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज हम इसमें पढ़ेंगे आसियान के बारे में, और आसियान जो एक साउथ ईस्ट एशिया का संगठन है और किस तरीके से इसने अपनी आर्थिक प्रभाव को बढ़ाया और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया, इस सभी को जानने और पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आसियान। सो गाइज, आसियान का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और यह कब बना था? ये 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की इन्होंने स्थापना की। शुरू में इस आसियान संगठन को बनाने वाले केवल 5 संस्थापक देश थे, जिनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यानी कि आसियान संगठन की शुरुआत जो थी इन 5 देशों ने मिलकर की थी, बैंकॉक यानी थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। अब इन आसियान के देशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि आर्थिक विकास को तेज करना, यानी कि आर्थिक विकास जो 2020 यानी 2020 तक आर्थिक विकास को तेज करना, ये इनका क्या था? विजन था। ये इनका विजन था, आसियान 2020 विजन। इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 2020 तक अपना तेज गति से आर्थिक विकास करना, और दूसरा था आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना। यानी कि हम आर्थिक विकास करेंगे, उसके साथ साथ हमें अपने समाज और सांस्कृतिक उसका भी विकास करना है। ये हमारा क्या है? प्राथमिक उद्देश्य होगा। किसका? इन आसियान के देशों का। अब देखिए, इधर साइड में मैंने क्या कर रखा है, इन संस्थापक देशों की सभी के मैंने फ्लैग के साथ कंट्रियाँ लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई एंड मलेशिया। तो स्टार्टिंग में कौन कौन से देश थे शामिल? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड मलेशिया। ये 5 संस्थापक देश थे। बाद में इसमें और 5 जुड़े। कौन कौन से? ब्रुनेई जुड़ा, जो इसमें आया, कंबोडिया जुड़ा, वियतनाम जुड़ा, म्यांमार जुड़ा, और इसमें लास्ट में आए लाओस। ये 5 देश बाद में इसमें सदस्य जुड़े। ठीक, तो ये तो था आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। देखिए, अब इसकी उपलब्धियों पर हम चर्चा करते हैं। अब इसकी उपलब्धियां क्या है, इसने क्या अचीवमेंट हासिल की हैं, इसकी क्या खास बात है? तो सबसे पहले अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इन्होंने पेश किया है। यानी कि आसियान में जितने भी सदस्य हैं, यानी 10 देश हैं, वह आपस में सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। यानी उनके बीच कितने भी विवाद क्यों ना हो, वह बिना विवाद के, टकराव रहित अपनी सभी समस्याओं का निवारण हल करते हैं। और यही शैली इतनी प्रसिद्ध हुई है कि इसे ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में आसियान शैली कही जाती है। यानी कि इन 10 देशों में कोई भी समस्या, कोई भी विवाद हो, वह आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई युद्ध या कोई हमला या सैन्य हमला नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि आसियान में जो भी कामकाज किया जाता है, वो उसमें हम राष्ट्रीय हित की सार्वभौमिकता रहती है, उसका सम्मान रहता है। ठीक, थर्ड है, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बना लिया। यानी कि यह आसियान संगठन एक ऐसा संगठन है जिसने बहुत ही कम समय में अपने सभी देशों की आर्थिक तरक्की की है, और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है। देखिए, 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाया गया, जो यूरोपियन संघ के तर्ज पर कार्य कर रहा है। यानी कि 2003 में आसियान ने भी अपने आप को एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया, आसियान
आर्थिक समुदाय बनाया और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया। ये 3 स्तंभ हैं आसियान के, जिस पर ये आसियान चल रहा है या टिका हुआ है। अब आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत जितने भी सुरक्षा मामले होते हैं आपस में साझा किए जाते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए संपूर्ण देश मुक्त व्यापार करता है। इस आर्थिक समुदाय के जो भी आर्थिक विवाद मसले हों वो यहाँ इन समुदाय के आधार पर सुलझाए जाते हैं। इसी तरीके से एक यह मंच प्रदान करता है, यानी कि आसियान समुदाय एशियाई देशों के लिए एक प्रकार का मंच प्रदान कराता है जो यूएनओ में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। अब देखिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, उसका उद्देश्य। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1994 में आसियान देशों द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए किया गया है। यानी कि आसियान एक क्षेत्रीय मंच है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों के तालमेल, यानी कि जो 10 देश हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे, जो भी जिससे भी खतरा हो वो इस मंच पर आके अपनी बात रखें और उस पर जो भी मसला है उसको विचारपूर्वक सुलझाया जाए और विदेश नीतियों में तालमेल बनाएगा कि किन देशों के साथ हमें किस तरह की विदेश नीति अपनानी, यानी कि संपूर्ण देशों जो संपूर्ण जो देश है 10 के 10 देश, उन सभी की विदेश नीतियों में तालमेल बना रहे। अब देखिए आसियान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, यानी कि अब आसियान क्षेत्र जो है, आसियान जो देश है उसमें उनकी देशों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह वैसा ही बना रहा, यानी कि उसने अपने आप को एक संपूर्ण राजनीतिक, जिस प्रकार यूरोपियन संघ ने एक बनाने की कोशिश की, उस आर्थिक आसियान ने उस प्रकार नहीं किया। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपियन संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है और इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। हालांकि आसियान की देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, जापान और यूरोपियन संघ के मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन इनका जो विकास करने की जो गति है, इनकी जो रफ्तार है वो इन तीनों देशों से काफ़ी अधिक तेज है, जिसके कारण इनका बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र दोनों में प्रभाव जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी वजह से भारत भी आसियान देशों के साथ संबंधों में मधुरता ला रहा है और इनके साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। शुरुआत में अभी भारत जो है केवल 2 देशों के साथ, आसियान के 2 राष्ट्रों के साथ संबंध में था, एक म्यांमार और दूसरा सिंगापुर। तो इन 2 देशों के साथ हमारे संबंध थे। भारत की चाह है, लालसा है कि वह संपूर्ण आसियाई देशों के आसियान संगठन के साथ व्यापार करे। इसके कुछ सफल प्रयास भी किए गए थे। हाल ही में जब हमने गणतंत्र दिवस अपना सेलिब्रेट किया था, तो उसमें हमने एज अ चीफ गेस्ट आसियान के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संपूर्ण आसियान संगठन को अपने चीफ गेस्ट बुलाया था अपने गणतंत्र दिवस समारोह पर। तो ये दर्शाता है उनको कि भारत आसियान देशों के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। अब आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य देखिए। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों का साझा बाजार हो और उत्पादन आधार तैयार करना, साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, यानी कि एक ऐसा बाजार, वो एक साझा बाजार जिसमें सभी साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें और उत्पादन का आधार तैयार कर सकें और जिससे उन सभी के देशों के आर्थिक विकास की मदद हो सके। दूसरा, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर जोर, यानी कि निवेश के लिए श्रम और सेवाओं, यानी कि जो भी है निवेश करना, श्रमों की आवश्यकता हो और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार की व्यवस्था, मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना सके। इस क्षेत्र के देश के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधार करना, यानी कि कभी कभार किसी देशों के साथ आर्थिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, एक दूसरों में मतभेद हो जाते हैं, मसलन झगड़ा हो जाता है, तो उन विवादों और झगड़ों से निपटने के लिए इन आर्थिक समुदायों का सहारा लिया जाता है। अब देखिए आसियान का विजन दस्तावेज 2020 की प्रमुख बातें। अब आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण और क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी
भूमिका को प्रमुखता दी गई और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकलती है। यानी कि आसियान विज़न की दो मुख्य बातें ये थी कि उनका ये मतलब कहना उद्देश्य था कि हमें बिना टकराव के 2020 तक अपना आर्थिक विकास संपूर्ण रूप से हासिल करना है। ये इनकी क्या थी, विज़न की मुख्य बातें 2020 की। बातचीत की नीति द्वारा आसियान द्वारा सुलझाए गए कुछ मुद्दे, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे जो उन्होंने अपनी बातचीत के माध्यम से सुलझाए। जैसे आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान जो ने कंबोडिया के बीच टकराव रहता था उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया। पूर्वी तिमोर के संकट को इन्होंने संभाला। पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है। तो यह कुछ मुद्दे हैं जिनको बातचीत के माध्यम से आसियान के देशों ने संपूर्ण रूप से हल किया और अपनी अंदरूनी कमजोरियों को हटाकर आसियान को एक सशक्त और प्रभावशाली संगठन बनाया। अब देखिए आसियान देशों के साथ भारत के संबंध। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत के जो संबंध है वो आसियान देशों के साथ किस प्रकार है। आसियान क्या है, देश ने काफ़ी तेज़ी से आर्थिक प्रगति की, जिससे भारत और चीन जैसी तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के लिए आकर्षक बना हुआ है। यानी कि हर कोई एशिया में ऐसा हर देश है जो चाहता है कि हम भी एक आसियान के देशों की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी गति से ले जाएं और अपनी आर्थिक विकास को प्राप्त करें। तो शुरुआती वर्षों में भारत की विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की और भारत ने 2 आसियान देश सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार पर समझौता किया। भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमने जब ये संगठन बना 1967 में, तब हमारा ध्यान आसियान के देशों पर इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अर्थव्यवस्था में अपनी ऊंचाइयों को, अपनी उपलब्धियां हासिल की, उसी प्रकार हमारा जो ध्यान था इस आसियान की तरफ आकर्षित हुआ और हमें भी भारत को भी एहसास हुआ कि हमें आसियान के देशों के साथ संबंधों को मधुर करना चाहिए, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो और हमारी भी जो है अर्थव्यवस्था वो अच्छी चल सके। इसके लिए भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ संबंधों को बनाया, मुक्त व्यापार समझौता किया। परंतु भारत चाहता है कि संपूर्ण आसियान देशों के साथ उसका संबंध स्थापित हो और संधि हो, मुक्त व्यापार पर संधि हो, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ सके। आसियान के देखो सफल होने के क्या कारण है, आसियान इतना सफल क्यों है, रीज़न क्या है? तो रीज़न इसका ये है, कारण इसका ये है कि आसियान की जो असली ताकत अपने सदस्य देशों में, यानी सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतरता, संवाद और परामर्श करने की नीति है। यानी कि वो निरंतर सभी संपूर्ण देश परामर्श और वाद विवाद करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, जिस वजह से उनके बीच जो है मतभेद पैदा होने की संभावना कम रह जाती है। अगर वह मतभेद जिस भी प्रकार का मतभेद होता है, वह निरंतर संवाद और परामर्श के माध्यम से अपने सभी मतभेदों को दूर कर अपनी आसियान को सफल बनाने में लगे रहते हैं। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों को और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। जी, ये मतलब एशिया में एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो संपूर्ण एशियाई देशों को विश्व की जो शक्तियां हैं उनकी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण एशियाई देश आर्थिक मंच आसियान संगठन के माध्यम से जो वैश्विक शक्तियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब ये जो है पूरब की ओर चलो नीति, भारत ने 1991 से पूरब की ओर चलो नीति अपनाई और इससे पूर्वी एशिया के देशों जैसे आसियान, चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। यानी पहले जो भारत था वो पूरब की चलो की नीति, यानी जो इन एशियाई देशों के साथ आसियान अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाने के लिए उतनी उत्सुकता नहीं थी, परंतु जिस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था में गति आई, भारत ने भी अपनी नीति में थोड़ा बहुत बदलाव किया और पूरब की ओर चलो की नीति का अनुसरण किया, जिसके तहत उसने
दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और आसियान के संगठनों देशों के साथ इन्होंने संबंधों में बढ़ोतरी की और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास का रास्ता मार्गदर्शन किया। सो गाइस, थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। और आपको अगर इसके लिए इसके नोट्स चाहिए, PDF में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपके इस लिंक में ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप टेलीग्राम पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उसको भी, और डेली अपडेट वहाँ पे हमारी आती रहेगी और नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे। सो गाइज़, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने और भी दोस्तों को सजेस्ट करें इस चैनल को, कि वो इस चैनल से अपनी पढ़ाई करें। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन।